ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, एटमॉस्फेयर को हिंदी में क्या बोलेंगे? वायुमंडल। इसमें जनरली हम क्या पढ़ेंगे? एक तो अपना जो अर्थ सिस्टम है, ठीक है, अर्थ के ज़मीन के अंदर की चीज़ें अलग होती हैं और ऊपर की सरफेस की चीज़ें अलग होती हैं। तो आज हम एटमॉस्फेयर क्या होता है, जनरली सरफेस के ऊपर की जितनी भी लेयर्स हैं उनमें हम एटमॉस्फेयर को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नीचे की चीज़ें क्या पढ़ेंगे? लिथोस्फेयर, ठीक है, वो अलग चीज़ पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फेयर वो अलग चीज़ पढ़ेंगे जब अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे ना। जब एटमॉस्फेयर में हम क्या कवर करेंगे आज? सरफेस के ऊपर जितनी भी लेयर हैं, अलग अलग लेयर के नाम क्या क्या है, कौन सी लेयर में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में कि भाई एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस को जैसे मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं मिक्सचर? दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है बताओ? नहीं, देखो, होमोजीनियस का मतलब होता है कोई भी दो चीज मिला दी, हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं उसमें क्या मिला रखा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक होमोजीनियस, मतलब दो चीज मिलाने के बाद हम उनको अलग नहीं कर सकते, ना हम उनको देख सकते हैं अलग अलग चीजों को। ठीक है, हेट्रोजीनियस में क्या होगा? किसी भी दो चीज को मिला रहे हैं तो हम उन दोनों चीजों को देख पा रहे हैं उसमें। जैसे होमोजीनियस का एग्जाम्पल क्या हो गया? पानी और चीनी मिला दिया, पानी और नमक मिला दिया। मिलाने के बाद हम उसमें नहीं पता कर सकते कि भी चीनी मिलाया था नमक मिलाया था, बट पानी या मिट्टी में मिला दो, पानी या तेल मिला दो, तो मिट्टी भी हमें अलग से दिखेगी और तेल भी अलग से उसमें ऊपर की फ्लोट करेगा, ऊपर तैरेगा। तो वो कौन सी चीज़ें होगी? हेट्रोजीनियस हो गया। और होमोजीनियस कौन सा हो गया? जब कोई भी दो चीज़ें क्या होंगी? कंप्लीट सोल्यूबल, एक दूसरे में घुल जाएंगी, तो वो क्या होगी? अपने होमोजीनियस हो गया। तो इसमें क्या बोला है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो मतलब यहाँ पे इस रूम में, इस क्लास में जितनी भी गैसेस हैं, अब ऐसे तो नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन है, गैसेस तो सारी एग्जिस्ट करती हैं, कोई स्मॉल अमाउंट में, कोई ज़्यादा अमाउंट में, बट हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, हमें पता नहीं यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया गैसेस का। तो ये क्या हो गया? एटमॉस्फेयर हो गया। तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्योंकि जनरली एटमॉस्फेयर में हम गैसेस के बारे में ही पढ़ते हैं, हम वाटर के बारे में जनरली नहीं पढ़ते। एटमॉस्फेयर में वाटर के बारे में जनरली हम कहाँ पढ़ेंगे? क्लाउड्स में पढ़ेंगे, जब रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे, जब वाटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वाटर वेपर से ही क्लाउड बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एटमॉस्फेयर के बारे में डेफिनेशन देख ली हमने। मिक्सचर क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब सबसे पहले देखते हैं एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी ज़्यादा मात्रा में, कौन सी कम मात्रा में। ये हर साल लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कौन सी गैसेस कितने परसेंटेज में है, कौन सी गैसेस कितने परसेंटेज में है। जैसे सबसे पहले देखते हैं हम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को कितना अमाउंट है? सबसे ज़्यादा अमाउंट है 78%। ठीक है, तो 78% याद रखना कौन सी गैस है? अपनी नाइट्रोजन है। सेकंड नंबर पे आती है अपनी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है? 21% है। ठीक है, ऑक्सीजन का 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, भाई ऑक्सीजन कितना परसेंटेज एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में? कितना परसेंटेज है? 21%। ये राउंड फिगर में बताए गए। अगर वो बाई चांस 20.98 भी दे दे तो भी वो 21 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो 21% हो गया। आर्गन कौन सी होगी? तीसरी मेजर गैस होगी जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है? एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। आर्गन गैस कौन सी होगी? 0.9% हो गया। ठीक है, तो पहली तीन गैसेस कौन सी होगी जो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन होगी। चौथे पे कौन सी आती है? अपनी कार्बन डाइऑक्साइड। जो चौथे पे जो सबसे चौथी जो इंपॉर्टेंट गैस है वो कौन सी? अपनी कभी कभी इसका 0.03% भी देता है, कभी कभी वो 0.04% भी देना है। तो इन दोनों में से कोई भी अगर आ जाए आंसर में तो हम दोनों पे क्लिक, या फिर कोई भी एक पूछे, अगर दोनों ही दे दिया तो हम 0.04 के साथ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो राउंड फिगर में क्या है ना, 50 के ऊपर अलग वाली डिजिट काउंट होती है, 50 से नीचे पहले वाली डिजिट काउंट होती है। तो ये क्या थी? अपनी चार गैसेस थी जो मेजरली एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा छोटी छोटी गैसेस बहुत सारी हैं।
पहले तो ये देखो नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी साथ में साइंस भी पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग सब नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं N2, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं O2, आर्गन को क्या बोलते हैं AR, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, और कार्बन मोनोऑक्साइड को CO। कार्बन मोनोऑक्साइड को एक वर्ड दिया गया है, क्या वर्ड दिया गया है, साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम जब ठंडियों में क्या करते हैं ना, अंगीठी जला के कमरों में सो जाते हैं, तो वो अंगीठी क्या करती है, वो जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोवाइड करती है। तो उससे क्या होता है ना, कमरे में वो एग्जिस्ट कर दे तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी, तो अपने क्या है ना, ऑक्सीजन के जगह उसको हम अंदर ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, और उसकी वजह से अपना ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो जाती है ना, ब्लड में कम हो जाती है। तो उससे क्या हो गया, वो साइलेंट किलर नाम इसलिए दिया है, पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे इंसान सुबह तक बेहोश होकर और मर जाता है वो। ठीक है, उसके बाद हो गया अपना जो छोटी छोटी अमाउंट में गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, लाई करती हैं, हीलियम। हीलियम को क्या नाम देगा, क्या किस वर्ड से यूज किया गया है, He सिंबल से यूज किया गया है। और नियोन को Ne, क्रिप्टॉन को Kr, वाटर वेपर को, भाई वाटर वेपर को वाटर की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है, H2O, ठीक है। ओजोन O3, ओजोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे आज, जब आगे चलेंगे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO के नाम से जाना जाता है, ठीक है, CO सिंबल यूज किया जाता है, और बाकी डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जनरली ये सारी चीज़ें, ये सारी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो मेनली हमें ये चारों नाम याद होने चाहिए, इनकी परसेंटेज याद होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कंफ्यूजिंग ऐसे कर देगा, अब आपको 78% दे दिया, ऑप्शन दे देगा 79, 80 और 77, ठीक है। तो बिल्कुल जब किसी को परफेक्ट याद होगा तभी वो ऑप्शन लगा पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं एटमॉस्फेयर को कितने भागों में, कितनी लेयर्स में या कितनी परत में बांटा गया है, ठीक है। 5 भागों में बांटा गया है, किसके हिसाब से, टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से। क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है ना, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रेशर क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। बट टेम्परेचर की खासियत है, बट जैसे जैसे हम हाइट के साथ इंक्रीज होंगे तो कहीं पे डिक्रीज होता है और कहीं पे इंक्रीज होता है। जब वो टेम्परेचर साइकिल पढ़ेंगे ना तब भी देखेंगे। प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है ना, तो अब ये क्या है, सबसे पहला क्या है, पहली लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर को हिंदी में क्या बोलेंगे, शोभ मंडल। नेक्स्ट कौन सा आ गया अपना, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर को क्या बोलेंगे, समताप मंडल। तीसरा हो गया अपना मेसोस्फियर या मिसोफियर, मिसोस्फियर भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल दिया, मध्य मंडल। मध्य मंडल मतलब मध्य, मतलब क्या है, पांचों में ये बीच में नंबर पे है, मतलब मिडल में है। और ये क्या हो गया, आयोनोस्फियर, ठीक है। आयोनोस्फियर का मतलब क्या हो गया, इसको जनरली दूसरे नाम से थर्मोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सूक्ष्म मंडल भी बोल देते हैं। ये क्या हो गया, पांचवा एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर का कौन सा आ गया, बाह्य मंडल या बहु मंडल या ब्रह्मी मंडल भी बोल देते हैं इसको, अलग अलग वर्ड से यूज किया जाता है इसको, ठीक है। एक्सोस्फियर हो गया, ये सबसे आखिरी वाला वो हो गया, स्फीयर मतलब या फिर लेयर बोल दो, ठीक है। तो 5 लेयर होगी अपनी, कौन कौन सी होगी, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर, ठीक है। तो एक एक के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जैसे वर्ड्स हैं, जैसे वार्मेस्ट लेयर कौन सी अर्थ की, सबसे थर्मोस्फियर होती है। थर्मोस्फियर किसका पार्ट होती है, आयनोस्फियर का होता है, ठीक है, अभी देखेंगे डिटेल में। कोल्डेस्ट लेयर कौन सी होती है अर्थ की, मेसोस्फियर। क्यों होती है ये सब चीजें, वो भी देखेंगे। बताओ क्यों होती है कोल्डेस्ट लेयर, ठीक है, अभी नहीं पता। सबसे नीचे देखो ट्रोपोस्फियर, ठीक है, दिख रहा है दूर से, सबसे नीचे वाला है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की खासियत क्या है, वो क्या है, जैसे पोल की तरफ जाएंगे और इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो उसकी हाइट क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। इक्वेटर की तरफ, ये इधर क्या है अपना इक्वेटर है, और इधर की तरफ अपना क्या है, पोल है, जैसे अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। इधर क्या हो गया अपना
इक्वेटर हो गया। तो इक्वेटर की तरफ जो इसकी थिकनेस है ट्रोपोस्फियर की वो कितनी है 18 किलोमीटर, ठीक है। और पोल की तरफ इसकी कितनी है थिकनेस 8 किलोमीटर। इस डायग्राम में सिर्फ हमें क्या याद करना है डिस्टेंस कितनी है, मतलब कितनी ऊंचाई तक कौन सा लेयर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बाकी एक एक लेयर के बारे में डिटेल में देखेंगे, सिर्फ इसमें क्या देखना हमने डिस्टेंस कितना है। तो पहली जो लेयर है वो क्या है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर कहां से कहां तक लाई कर रही है, पोल पे इसकी थिकनेस क्या हो जाती है 8 किलोमीटर तक, और इक्वेटर पे इसकी थिकनेस क्या हो जाती है 18 किलोमीटर तक। क्यों होता है ऐसा, बताओ क्यों होता है भाई। इक्वेटर पे क्या जो मन में पड़ा था, इक्वेटर पे क्या होती है सनलाइट ज्यादा होती है, परपेंडिकुलर ही पड़ती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगी टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोल्स, ठीक है। तो टेम्परेचर गर्म होने के कारण जो गैसेज होंगी वो क्या होंगी, वो भी गर्म होंगी। अब गर्म होंगी तो क्या करेंगी, उनकी डेंसिटी क्या होगी कम हो जाएगी, क्योंकि गर्म होने के बाद क्या ना हल्की हो जाती है, तो वो क्या करती हैं ऊपर मूव करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगी थिकनेस क्या होगी एक्सपेंड हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगी उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेंगी जितनी क्लोज हो सके एटमॉस्फेयर के वो नीचे लाई करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। आगे समझ में भाई, यहाँ पे इसकी थिकनेस मोटी क्यों है और यहाँ पे थिकनेस इसकी छोटी है, तो मतलब यहाँ पे 8 किलोमीटर और यहाँ पे 18 किलोमीटर। ये हो गया अपना ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की क्या क्या खासियत होती है, जितने भी वेदर फिनोमिनाज होते हैं, ठीक है, जितने भी हम वातावरण में देख रहे हैं हलचल, क्लाउड्स, ठीक है, बादल जो भी है, ये सब चीज़ें क्या होती है अपने ट्रोपोस्फियर में लाई करती हैं, क्योंकि 10-15 किलोमीटर बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, ठीक है। एरोप्लेन्स के लिए ये सूटेबल नहीं माना जाता है, कुछ कुछ एरोप्लेन्स फ्लाई कर लेते हैं, जैसे प्राइवेट जेट वाले हो गए या नॉर्मल जो छोटे डिस्टेंस के लिए फ्लाई करते हैं वो इसमें फ्लाई कर लेते हैं, उड़ लेते हैं। बट जनरली एरोप्लेन्स के लिए स्ट्रेटोस्फेयर प्रेफर किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है ना डस्ट पार्टिकल और जो गैसेस के जो वो ग्रुप होता है या फिर क्लाउड्स बोल दो, तो वो क्या होते हैं ना ट्रोपोस्फियर तक ही लाई कर लेते हैं। कुछ ऊपर होते हैं बादल, बट वो क्या होते हैं ना हल्के होते हैं, बारिश के कारण नहीं होते, वो जनरली खाली होते हैं बादल, क्योंकि बारिश वाला जो बादल होगा वो क्या करेगा उसमें आइस पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि वही तो कंडेंस होके वापस होके प्रेसिपिटेशन होके बारिश लेके आएंगे, ठीक है। तो वो जब क्लाउड्स में पड़ेंगे ना तो एक एक चीज़ें समझ में आ जाएगी भाई बारिश कैसे होती है, कैसे बादल बनता है, ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे। तो ट्रोपोस्फियर के बाद नेक्स्ट कौन सा आ गया अपना स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर लाई करती है ट्रोपोपोज, तो मतलब एक तरह से क्या होगी बाउंड्री लाइन होगी किसके बीच में, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में, ठीक है। ट्रोपोस्फियर में क्या याद रखना है हमें, डिस्टेंस कितनी है पोल पे 8 किलोमीटर और यहाँ पे कितनी है 0 to 18 किलोमीटर। और सबसे पहला पार्ट हो गया, पहली लेयर हो गई ट्रोपोस्फियर। लोवेस्ट लेयर कौन सी होगी अपनी ट्रोपोस्फियर, जिसमें सबसे ज़्यादा वेदर फिनोमेना आकर करते हैं या जितने भी लाइफ सर्वाइव करती है वो सब कितनी करती है किसमें ट्रोपोस्फियर में लाई करती है। नेक्स्ट आता है अपना स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर कहाँ तक जाता है, लगभग 50 किलोमीटर तक, मतलब यहाँ से 8 से 50 तक, और यहाँ पे क्या हो गया 18 से 50 किलोमीटर तक, तो मतलब 50 किलोमीटर इसकी क्या होगी हाईएस्ट डिस्टेंस होगी स्ट्रेटोस्फियर की, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में सबसे मेन फिनोमेना क्या होता है, इसमें ओजोन लेयर है, ठीक है। ओजोन लेयर ये क्या है, ओजोनोस्फियर यहाँ पे जिसे दिख रहा होगा आपने येलो येलो सा, ठीक है। तो इसमें क्या है 50 किलोमीटर ये है, तो जैसे ही 18 से ऊपर चला ये 30 किलोमीटर तक क्या होता है ना टेम्परेचर क्या होता है स्टेबल होता है। बट जैसे ही 30 किलोमीटर से ऊपर बढ़ा वो तो क्या स्टार्ट हो जाएगा अपना ओजोनोस्फेयर या फिर ओजोन लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो है ये क्या है, ये तो अपनी क्या है स्ट्रेटोस्फेयर की एक बाउंड्री हो गई। अब इसके नीचे क्या लाई करेगा, ओजोन लेयर लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। ओजोन लेयर किसके लिए काम आता है बताओ, यूवी रेज। क्या होती है यूवी रेज, कहां से आती है, ठीक है। पहले ये देखो सिर्फ ओजोन लेयर, ठीक है, उसके बारे में पूछेंगे जब पूछूंगा, जब बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा ना तब पूछूंगा, तब बताना एक एक करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना ओजोन लेयर हो गया, ठीक है। ओजोन लेयर का क्या काम होता है कि ये यूवी रेज को यहाँ से रोकती है, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, रोकने के कारण क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे हमने देखा, क्या देखा, ट्रोपोस्फियर देखा, उसमें क्या होगा टेम्परेचर क्या होगा, जैसे जैसे हाइट पे इंक्रीज होंगे तो क्या होगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर कहां तक जाता है लगभग बताओ,
ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर कहां तक जाता है? -50 डिग्री तक जाता है, ट्रोपोस्फियर की हाइट तक, ठीक है, -50 डिग्री तक गया। अब ये जैसे ही स्ट्रेटोस्फियर में, ये ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर से जैसे ही वो ऊपर मूव करा स्ट्रेटोस्फियर में, अब स्ट्रेटोस्फियर में जो टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा, वापस डिक्रीज करेगा, या फिर इंक्रीज बोलो भी, प्लस में जाएगा। ये माइनस में था, अब वो क्या करेगा, वापस से इंक्रीज होगा। तो वो क्या करेगा, प्लस की तरफ, मतलब हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी। क्यों हीटिंग क्यों होगी वहां पे? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ओजोन की वजह से क्या होगी, यहाँ पे गर्मी होगी, क्योंकि वो क्या है ना, जितनी भी यूवी रेज आ रही हैं वो यहाँ पे कैप्चर कर रहा है, जितनी उससे हो पा रही है, बाकी कुछ चली जाती हैं आगे नीचे सरफेस की तरफ, बट जितनी कैप्चर कर रहा है उससे क्या हो रही है, वहाँ पे हीटिंग हो रही है। तो हीटिंग के कारण क्या होता है, यहाँ पे गर्मी रहती है थोड़ी। तो इस गर्मी के कारण क्या होता है कि ये जो -50 डिग्री है ट्रोपोस्फियर का, ये क्या करता है, 0 डिग्री तक वापस पहुंच जाता है। तो मतलब स्ट्रेटोस्फियर के यहाँ पे बाउंड्री तक आते आते ये कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेटोस्फियर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे तो पहले क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे ही वो ट्रोपोपोज आया, ट्रोपोपोज में क्या हुआ, टेम्परेचर थोड़ा सा कांस्टेंट रहता है, मतलब कौन सा डिस्टेंस था, 18 से लेके 30 किलोमीटर तक। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में चालू हो गया। अब स्ट्रेटोस्फियर में क्या हो गया, ये वापस से इंक्रीज हो गया। तो यहां पे कितना आ गया, ये 0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे भीड़ होगी, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो रहा होगा। चलो नेक्स्ट पेज पे समझा दूंगा, पहले डिस्टेंस देख लो फटाफट। तो ये क्या हो गया अपना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा कौन सा स्टेज आती है अपनी, मेसोस्फियर, ठीक है। मेसोस्फियर के बाद कौन सी आती है अपनी, आयोनोस्फियर। आयोनोस्फियर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं थर्मोस्फियर, और उससे ऊपर कौन सी आती है अपनी, एक्सोस्फियर, ठीक है। तो 5 लेयर इसमें सब, ये ध्यान रखो 5 लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयोनोस्फियर। आयोनोस्फियर का पार्ट है अपना थर्मोस्फियर, और फिर आती है लास्ट में एक्सोस्फियर, ठीक है। तो अपनी जो सैटेलाइट्स होती हैं ऊपर, वो कौन से लेयर में लाई करती है, एक्सोस्फियर में लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं। सबसे पहले ये वाला अपना क्या है, ट्रोपोस्फियर है। जितने भी माउंटेन्स है, हाईएस्ट पीक किसकी है, माउंट एवरेस्ट की है। कितनी हाइट है उसकी, 8848, ठीक है। तो वो क्या हो गया, लगभग भाई ट्रोपोस्फियर में नीचे हो गया। तो ट्रोपोस्फियर में सारे माउंटेन्स लाई कर जाएंगे। जितना भी अपना एटमॉस्फेयर वाला नीचे वाला पार्ट है, जैसे एरोप्लेन जनरली कुछ इसमें अवॉइड करते हैं, कुछ स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करते हैं। जितने भी लाइफ होती है एग्जिस्ट, वो सारी ट्रोपोस्फियर में एग्जिस्ट कर जाती है। नेक्स्ट लेयर कौन सी आ गई अपनी, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ठीक है। अब ट्रोपोस्फियर के बारे में जनरली हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को हिंदी में क्या बोलते थे, हिंदी में क्या था, शोभ मंडल, ठीक है। ट्रोपोस्फियर में क्या हो गया, शोभ मंडल नाम दे दिया इसको। ये कौन सा हो गया अपना, लोवेस्ट हो गया, ठीक है, लोवेस्ट लेयर होगी, ठीक है। और कौन सा पॉइंट याद करने का इसमें, बताओ। जितने भी वेदर फिनोमेनाज हैं, सभी वेदर फिनोमेनाज इसमें एक अगर होते हैं, ठीक है। वेदर फिनोमेना जितने भी हैं वो सारे ट्रोपोस्फियर में ही लाई करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें ट्रोपोस्फियर में ज़्यादा कुछ याद करने की चीज़ें नहीं है। तो बस ये याद रखना, 0 से लेके कितना डिस्टेंस था इसका, 8 किलोमीटर था कहाँ तक, पोल पे, और 18 किलोमीटर था अपना इक्वेटर पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना स्ट्रेटोस्फियर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेटोस्फियर से जनरली, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है अपनी ओजोन लेयर है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर को हिंदी में क्या बोलते थे, कौन था, समताप मंडल, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में कौन सी लाई करती है, सबसे पहले ओजोन लेयर हो गया। ओजोन लेयर को क्या O3 बोलते हैं, ठीक है। तो किससे प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर, यूवी रेडिएशन से, ठीक है। अगर हम यूवी रेडिएशन से को नहीं रोकें तो कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सी बीमारी हो सकती है,
स्किन कैंसर। ओजोन कौन सी गैस है बताओ? एक ग्रीन हाउस गैस का नाम सुना है कभी? ओजोन भी एक उनमें से गैसेस हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या लाई करता है अपना, ओजोन लेयर लाई करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है अपना, वो यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्ट करती है सरफेस पे आने से। अगर सारी सरफेस पे आ गई तो टेम्परेचर एक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसके कारण क्या हो जाएगी, स्किन कैंसर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना मेसोस्फियर। मेसोस्फियर में एक टर्म पढ़ा था हमने नोट में कि ये सबसे ठंडा लेयर है, ठंडी लेयर बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जब टेम्परेचर की साइकिल पढ़ी थी, मेसोस्फियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल में क्या होता है, मेसोस्फियर में ये कोल्डेस्ट लेयर बोला जाता है। इसको क्यों बोला जाता है, बताओ क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हमने टेम्परेचर पढ़ा, ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। फिर मेसोस्फियर में क्या होगा, वापस डिक्रीज होगा, क्योंकि ओजोन लेयर खत्म हो गया। अब ओजोन लेयर के ऊपर तो क्या है ना, सिर्फ सनलाइट ही सनलाइट है, उसके ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्ट कर नहीं रहा उसको। तो अचानक से क्या होगी, वापस से सनलाइट उसके कांटेक्ट में आ जाएगी, गैसेस के जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उसके कांटेक्ट में आ गई, और यहाँ पे क्या हो गया, कितना टेम्परेचर हो जाएगा, -100 से लेके 150 तक माइनस है ये, ठीक है। -100 डिग्री सेल्सियस टू -150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, इसके ऊपर कौन सी आती है, थर्मोस्फियर, जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी होती है। अब वापस से क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, वापस से इंक्रीज होगा और फिर इसके बाद इंक्रीज ही होता रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि थर्मोस्फियर में क्या होता है ना, इसको दूसरे नाम से भी कौन सा था, आयनोस्फियर का पार्ट था, ये आयनोस्फियर का पार्ट था, ठीक है। थर्मोस्फियर क्या था, आयनोस्फियर का पार्ट था। थर्मोस्फियर का पूछा जाए कि सबसे वार्मेस्ट लेयर, सबसे गर्म परत कौन सी होगी एटमॉस्फेयर की, थर्मोस्फियर होगी, ठीक है। उसके ऊपर कौन सी होगी अपनी, एक्सोस्फियर। थर्मोस्फियर में कौन सी है अपनी, आयनोस्फियर। आयनोस्फियर का मतलब क्या हो गया, आयोनोस्फियर। आयनोस्फियर का अगर हम वर्ड देखें, IONOS, मतलब ये क्या कर रहा है, एक तरह से आयन से रिलेट कर रहा है। आयन क्या है, जनरली हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो आयन्स किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स को बोलते हैं। तो मतलब ये क्या हो गया, आयनोस्फेयर, मतलब इसमें जो जितने भी गैसेस होंगे, उनके पार्टिकल जितने भी होंगे, वो क्या कर रहे हैं, सब गैसेस आयोनाइज्ड फॉर्म में वहां पे घूमती हैं, ठीक है। तो मतलब उन आयोनाइज्ड फॉर्म के कारण क्या होती है, जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म में होती हैं। अब इस आयोनाइज्ड फॉर्म के कारण क्या होती है, वहां पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है उनमें। अब इस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के कारण क्या होती है, जैसे नीचे से सरफेस से जितनी भी रेज जाती हैं, जैसे रेडियो वेव्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, वो क्या करती हैं, इस आयनोस्फेयर से टकरा के वापिस सरफेस पे आती हैं, ठीक है। तो पूछा जाए क्वेश्चन कि भी रेडियो वेव्स कौन से लेयर से टकरा के वापिस आती हैं, या फिर रेडियो वेव्स कौन से लेयर के कारण काम करती है, क्योंकि टकरा के वापस आएंगी तभी तो हमें सिग्नल मिलेगा। अगर नहीं आएंगी टकरा के तो वो स्पेस में चली जाएंगी, तो हमारे पास तो सिग्नल आया ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करती है ना, रेडियो वेव्स कौन से लेयर के कारण काम करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कोई सी भी रेज बात करें तो कौन से सरफेस के कारण काम कर रही हैं, आयनोस्फीयर के कारण काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये इसमें मेन पॉइंट हो गया। मेसोस्फीयर में क्या हो गया मेन पॉइंट, ये ठंडा, सबसे ठंडी परत है। स्ट्रेटोस्फीयर में कौन सा मेन पॉइंट हो गया, ओजोन लेयर के कारण हो गया। और ट्रोपोस्फीयर में क्या होगी, ये तो सबसे नीचे वाली सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होगी। जितनी भी गैसेस है मोस्टली 99% सब यहीं पे ट्रोपोस्फीयर में ही लाई करती हैं, डस्ट पार्टिकल ये सब जो भी है, ठीक है। उसके बाद एक्सोस्फीयर ऊपर वाला हो गया। आयनोस्फीयर या फिर थर्मोस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो कहाँ तक पहुंच जाता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये हो गया, ये ब्रीफ हो गया जो भी एटमॉस्फेयर में था मेनली,
क्योंकि क्वेश्चन जनरली यहीं से आता है, एटमॉस्फेयर में से। ठीक है भाई, कौन कौन से लेयर हैं, हर एक लेयर के बारे में, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। क्वेश्चन ये पूछ लेगा भाई लोवेस्ट कौन सा है, ठीक है, लोवेस्ट से ऊपर कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। ठीक है, अलग अलग लेयर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, एक एक चीज कौन कौन सी लेयर किसके लिए फेमस हो गया। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में स्ट्रेटोपोज भी बोल देते हैं, उस स्ट्रेटोपोज में कौन सा लाई करता है, ओजोन लेयर लाई करती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोपोज हो गया। ठीक है, बाकी एटमॉस्फेयर में नॉर्मली यही था। और डिस्टेंस देखी ली हमने भाई, 0 से 18 तक या 15 तक, ये मान लो अपना ट्रोपोस्फेयर हो गया, उससे ऊपर 50 किलोमीटर तक कौन सा हो गया अपना, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। 50 से 80 किलोमीटर तक हो जाता है अपना, 50 से 80 किलोमीटर हो गया अपना मेसोस्फेयर, और 80 से लेके 400 किलोमीटर तक हो गया अपना कौन सा, आयोनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर आयोनोस्फेयर के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं। और उससे ऊपर 400 ऊपर से ऊपर जितना भी है वो क्या हो जाएगा अपना एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं मैग्नेटोस्फेयर। ठीक है, जहां तक मतलब अर्थ का ग्रेविटेशन काम करता है। ठीक है, वो कहां तक एग्जिस्ट करेगा, लगभग 36,000 किलोमीटर तक। ठीक है, क्योंकि 36,000 किलोमीटर तक अपनी क्या होती है ना, ऑर्बिट काम करती है। जो सैटेलाइट्स हम कर सकते हैं ना, जैसे जियो स्टेशनरी या जियो ऑर्बिटरी जो पढ़ेंगे हम सैटेलाइट में सोलर सिस्टम में, ठीक है, तो वो मैक्सिमम हम 36,000 किलोमीटर तक प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां तक क्या होता है, अर्थ का ग्रेविटेशन काम करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते थे, एक्सोस्फीयर के अपर वाले पार्ट को मैग्नेटोस्फीयर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक पॉइंट था, हाँ एक पॉइंट और था इसमें, जैसे हम ट्रोपोस्फीयर में या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में, किसी में भी, मेनली ट्रोपोस्फीयर ही मान के चलो, अब ऊपर की तरफ जैसे जैसे मूव करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है अपना, टेम्परेचर जनरली डिक्रीज हो रहा है, बट किस रेट में डिक्रीज हो रहा है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। जनरली क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 165 मीटर में जाके कम होता है। ऊपर की हाइट की बात करेंगे तो अगर ये हम 1 किलोमीटर की बात करेंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कितने में हो गया, 1000 मीटर में हो गया, मतलब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में। अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को या फिर ये जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, NLP। ये कई बार ये NLP पूछा जाता है एग्जाम में कि NLP होता क्या है। NLP क्या होता है, नॉर्मल, बताओ कभी सुनाओ तो, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट हो गया, मतलब क्या हो गया कि जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उसकी फिनोमेना को क्या बोलेंगे, नॉर्मल लैप्स रेट हो गया। ठीक है, 6.5 ये याद रखना, 6.5 डिग्री सेल्सियस कितनी देर में हो रहा है, 1000 मीटर में, मतलब 1 किलोमीटर में अगर ऊपर हाइट पे जाते हैं तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। और 1 डिग्री सेल्सियस कितने में हो रहा है, 165 मीटर। जैसे हमने लॉन्गिट्यूड से लैटिट्यूड में पढ़ा था, 1 डिग्री लैटिट्यूड कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा था, 111 किलोमीटर को, और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने को कवर कर रहा था, 111.3 किलोमीटर को। ठीक है, अब कल के क्वेश्चन में आया सीपीओ में एपीहीलियन का क्वेश्चन आ रखा था। तो एपीहीलियन पेरीहिलियन हमने पढ़ा था, क्या था एपीहीलियन पेरीहिलियन, भाई पेरीहिलियन पी मतलब पास, तो पास सबसे ज्यादा होगी तो उसको क्या बोल दिया, पेरीहिलियन, और एपीहीलियन क्या हो गया, जब दूर है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आ रखा था कल के पेपर में, ठीक है, सीपीओ में। ठीक है, तो ये था अपना एटमॉस्फेयर के बारे में लगभग। तो इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में जो क्वेश्चन आ रखे हैं फटाफट एक बार रिवाइज मारते हैं या सॉल्व करते हैं। द डैश लाइज, कौन सी लेयर लाइज करती है किसके बीच में, अबाउट द मेसोपोज। मेसोपोज की बात होगी तो मतलब मेसोस्फीयर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एंड इज ए रीजन ऑफ विच टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द हाइट, टेम्परेचर इंक्रीज होगा वहां पे। ठीक है, तो कौन कौन सी बात हुई है, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर कौन सा था, सबसे नीचे था, यहाँ पे मेसोस्फीयर के ऊपर की बात हो रही है, तो मेसोस्फीयर के नीचे कौन कौन से हो गए, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये दोनों तो ऑप्शन कट गए, बचे एक्सोस्फीयर और
थर्मोस्फीयर। तो आंसर कौन सा होगा भाई? मेसोस्फीयर के ऊपर की बात हो रही है, जहां पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द हाइट। तो यहां पे क्या हो सकता है आंसर? थर्मोस्फीयर। एक्सोस्फीयर भी हो सकता है, क्यों नहीं हुआ एक्सोस्फीयर? क्योंकि जस्ट अबाउ या फिर लाइज अबाउ की बात हो रही है, उससे ऊपर तो बहुत सारे ले रहे हैं, बट मेसोपोज के ऊपर कौन सा लाई कर रहा है? कौन सा लाई कर रहा है? अपना थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर किसका पार्ट है? आयोनोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। आयोनोस्फीयर के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? अपना थर्मोस्फीयर। थर्म का मतलब ये है थर्मोमीटर या फिर टेम्परेचर से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन क्या आ रखे हैं, तो ये देखते जाओ भी कैसे कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्गन गैस की पूछ रहा है यहाँ पे। आर्गन गैस कितना था? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा 1%, 2%, 3%, 4%। कितना परसेंटेज था आर्गन का? 0.9%, ठीक है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था? CO2 का कितना था? 0.03 या फिर 0.04%, ठीक है। और नाइट्रोजन का कितना था? 78, और ऑक्सीजन का 21% हो गया, ठीक है। विच गैस इज नॉट प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर की। एटमोस्फियर में सबसे पहले हमने देखा कौन कौन सी गैसेज लाई करती हैं, ठीक है। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? सबसे पहले हाइड्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल ऑफ द अबाव। कौन सी गैस बताओ? हाइड्रोजन। क्यों? क्यों नहीं पाई जाती बताओ? भाई हाइड्रोजन गैस इतनी हल्की होती है कि वो अपने आप ही इतने ऊपर चले जाती है, वो टॉप लेयर एक्सोस्फीयर के ऊपर चली जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन को प्रिजर्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी चाहिए होती है, कभी देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। मैं देखना तो कहाँ से, वो तो लैब्स में प्रिजर्व होती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का मेन पर्पज़ क्या होता है कि एक तो ये आगे चल के क्या होगी, फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जानी जाएगी ये, क्योंकि हाइड्रोजन की क्या हो रही है, गाड़ियाँ आने लग गई हैं। इसको प्रिजर्व करना बहुत ही मुश्किल है, बस वही एक थोड़ा डिफिकल्टी टास्क है, बाकी नहीं तो गाड़ियों में यूज़ होने लग गई है। तो हाइड्रोजन क्या है, इतनी लाइट वेट है, सबसे हल्की गैस कहलाई जाती है हाइड्रोजन। तो ये क्या करती है ना, अपने आप ही ऊपर उड़ के चली जाती है, इसको टेम्परेचर की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। बाकी गैसेस को ना हीटिंग की जरूरत पड़ती है, हीटिंग होने के कारण उनकी डेंसिटी कम होगी, और वो जब वो ऊपर हाँ मतलब लिफ्ट करेंगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन होगी सबसे लाइटेस्ट गैस, इसके कारण क्या होती है ना, ये एटमॉस्फेयर से ऊपर चली जाती है। एटमॉस्फेयर अगर पूछा जाए, जैसे हमने पढ़ी 5 लेयर है, ठीक है, बट क्वेश्चन में पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर कहाँ तक लाई करता है, तो जनरली क्या है, सिर्फ 2 लेयर होंगी स्टार्टिंग की, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर तक मेनली अपना एटमॉस्फेयर लाई करता है। आयनोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में एटमॉस्फेयर लाई नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जनरली इतने कोई गैसेस लाई नहीं करती है, ठीक है। तो बाकी आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये तो नॉर्मल वही गैसेस जो अपने लाई करती हैं, ठीक है। विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमने देख ही लिया, साइलेंट किलर के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। अब बताओ जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसमें कौन कौन से हो गया? क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया और कार्बन हो गया, ठीक है। ये किससे सुटेबल डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन के बारे में हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है। ओजोन के क्या काम आता है, वो यूवी रेज को रोकता है वहां पे, ठीक है, एंट्री लेने से इंडिया के एटमॉस्फेयर में। उससे क्या होता है अपना भाई, कौन सी डिजीज रुकती है उससे? स्किन कैंसर होने से रुकता है, और जिससे क्या होता है अपना टेम्परेचर भी इंक्रीज होने से बचता है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को कौन से फॉर्मूले से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को N2O। नाइट्रस ऑक्साइड से किस नाम से भी जाना जाता है? लाफिंग गैस से भी जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि कई बार आ जाती हैं कि भाई लाफिंग गैस के लिए कौन सा केमिकल होता है या फिर कौन सी गैस होती है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, विच गैस रिमूव कलर ऑफ द
फ्लावर। भाई कई बार फ्लावर के भी रंग उड़ जाते हैं, आप धूप में रख दोगे, ठीक है, तो कौन सी गैस के कारण उड़ते हैं बताओ? भाई कहीं भी चीज आए, अगर ये रिमूव की बात चल रही हो ना, तो क्लोरीन तुक्का मार दिया करो, क्योंकि क्लोरीन का मेन काम क्या होता है ना, ब्लीचिंग का काम होता है। ब्लीचिंग से क्या होता है जनरली, या तो कलर उतारा जाएगा, कलर चेंज किया जाता है, या फिर क्या होता है कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी गंदगी है उसको हटाई जाती है। ब्लीचिंग अपने कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम जनरली, बताओ? जनरली स्विमिंग पूल्स में यूज किया जाता है, क्लोरीन डाल देते हैं ना पानी में, ठीक है, वो गंदगी ना हो, और कलर भी उसका क्या होता है ना, थोड़ा सा कैसा कलर हो जाए, ब्लूइश कलर हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। अगर नॉर्मल वाटर भर देंगे तो अगले दिन ही काई लग जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो ब्लीचिंग के लिए कौन सा यूज किया जाता है, क्लोरीन एजेंट क्लोरीन यूज किया जाता है, किसके लिए, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग से क्या होगा, यहाँ पे कलर भी इसका फेड हो जाता है। नेक्स्ट है, विच गैस इज कॉल्ड एज द स्ट्रेंजर गैस, बताओ? नियोन गैस, आर्गन गैस, फ्लोरीन गैस, ज़ेनॉन गैस। ज़ेनॉन के नाम से भी जाना जाता है, क्यों? ज़ेनॉन का लैटिन वर्ड ही स्ट्रेंजर है, ठीक है, स्ट्रेंजर के नाम से ही इसका ज़ेनॉन वर्ड पड़ा था, ठीक है। तो ज़ेनॉन गैस को किस नाम से जाना जाता है, स्ट्रेंजर गैस के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच गैस इज कॉल्ड एज द साइलेंट किलर, ये हमने देख ही लिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड। अमोनिया जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या फॉर्मूला होता है इसका, CO, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO हो गया, और अमोनिया क्या होता है बताओ? अमोनिया का NH3, ठीक है, जनरली इनके पूछते रहता है ना, बार बार पूछता रहता है। तो अमोनिया कहाँ यूज किया जाता है बताओ? कहाँ पे? खाद में तो जनरली यूज किया जाता है, बट जनरली आजकल जो अपने फ्रिज चल रहे हैं ना, फ्रिज में अमोनिया गैस यूज की जाती है। पहले क्या होती थी, पहले अपनी CFC यूज की जाती थी, बट CFC क्या हुई 1987 में बैन कर दी गई, ठीक है। क्यों कर दी गई? क्योंकि वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही थी, ओजोन लेयर को धीरे धीरे क्या कर रही थी, खत्म कर रही थी। तो इसलिए CFC को बैन करके अमोनिया गैस को वहां पे यूज किया गया है, ठीक है। अमोनिया गैस का कैसा नेचर होता है, ठंडा नेचर होता है, ठीक है। अमोनिया को प्रिजर्व करने के लिए माइनस में टेम्परेचर में किसी भी जहाँ पे स्टोरेज किया जाता है वहाँ पे -73 या 74 टेम्परेचर पे इसको प्रिजर्व किया जाता है अमोनिया को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की, बताओ लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH, आगे OH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है, विच गैस टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की, मिल्की का मतलब क्या हो गया, सफेद पानी के उसमें, ठीक है। मिल्की का ये नहीं कि मिल्क में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मिल्की का मतलब हो गया सफेद चीज में यूज मतलब चेंज करना, ठीक है। CaOH को किसके साथ रिएक्ट किया इसने, CO2 के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को CaOH को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे, तो ये जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। CaOH का क्या हो गया, लाइम वाटर है, ये याद रखना, ठीक है। लाइम वाटर को जब CO2 गैस के साथ रिएक्ट करेंगे या मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बताएगा, क्या बनाएगा बताओ भाई? यहाँ पे सीधी सी बात है, Ca और OH और CO2 हो गया, तो क्या बना देगा बताओ, CaCO3 प्लस, बताओ क्या बचेगा भाई? ये देखो Ca एक था, एक चला गया वहां पे, ठीक है। कार्बन भी एक था, वो जो यहां से एक वहां चला गया। अब ऑक्सीजन क्या है वहां पे, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या थे, 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है, बट यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बच गया अपना, H2O। जब केमिस्ट्री में जब बैलेंसिंग पढ़ेंगे ना तब आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो CaOH क्या हो गया अपना, कौन सा वाटर है ये, CaOH का कौन सा है, लाइम वाटर हो गया। लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो CaCO3 बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या होता है, मिल्की नेचर का होता है, ठीक है, व्हाइटिश कलर का होता है, और उसके साथ अपना पानी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, रिएक्शन होगी
तो क्या हो गया, विच गैस टर्म लाइम वाटर मिल्की, कौन सी गैस होगी अपनी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे आ रखे हैं। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, तो ऑक्सीजन कितना था, सीधी सी बात है 21% हो गया। ठीक है, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, हमने देखा था। ठीक है, पक्का थर्मोस्फियर, आंसर में क्या है, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि यहाँ पे आयनोस्फियर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है यहाँ पे, थर्मोस्फियर। ठीक है, ये देख लिया था हमने। नेक्स्ट आंसर है, कोरियोलिस फोर्स इज कॉज्ड बाय, क्या होता है कोरियोलिस फोर्स, क्या होता है भैया कोरियोलिस फोर्स, ये होती है अर्थ। ठीक है, अर्थ को ज्यूम कर लो यहाँ पे, ये होगी अपनी इक्वेटर। ठीक है, अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, बताओ बताओ, आधे बच्चों को यही नहीं पता इसका मतलब, बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, भाई ऐसे घूम रही है ना, या फिर ऐसे देख लो वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो मतलब क्या है, हाथ क्या घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या हो गया, ये नहीं बताऊंगा, पढ़ के आराम, मतलब इतना भी ना, पूरे 1 महीने से ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और ये नहीं पता अर्थ किस डायरेक्शन में घूम रही है। देखो अर्थ क्या घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, देखो देखो कोरियोलिस फोर्स देखो पहले। ठीक है, डायरेक्शन पढ़ के आना, ये देखो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या हो रहा है, वेस्ट की, अर्थ क्या कर रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है। ठीक है, जब इधर की तरफ घूमेगी, कोई भी चीज जब घूमती है तो आसपास की जब उसकी हवा होती है तो उसको क्या पीछे धकेलती है, या वहां से प्रेशर मारेगी उसकी। तो यहाँ पे जो ये जो इक्वेटर वाला जो पोर्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका, क्योंकि ये क्या है पोल्स पे है, तो ये तो क्या हो गया, छोटा एरिया हो गया। अब इक्वेटर क्या है, इतना बड़ा एरिया है, तो वो जब घूमेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो गैसेज होंगी उनको क्या करेगा, पीछे की तरफ धकेलेगा। तो वो जो धकेलने के लिए जो फोर्स लग रहा है उनका, क्योंकि अर्थ क्या करी, आगे जा रही है और हवा पीछे रह रही है, तो वो जो फोर्स के कारण वो रह रही है उसको क्या बोलेंगे, कोरियोलिस फोर्स बोलेंगे। तो कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होती है कि जो गैसेज हैं, नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट के बारे में। ठीक है, प्रेशर बेल्ट का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कोरियोलिस फोर्स के ऊपर। ठीक है, तो प्रेशर बेल्ट के में क्या होता है कि जैसे ये अपना क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गया अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब इसमें क्या था, जो प्रेशर बेल्ट होंगी या फिर ट्रेड विंड्स बोल देते हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, जैसे ये इस तरफ घूम रही है, अब ये जो इधर की गैसेज होंगी वो क्या करेंगी, इधर की तरफ ऐसे मूव करेंगी। ठीक है, अब नीचे वाली क्या करेंगी, नीचे वाली ऐसे मूव करेंगी। ठीक है, कई बार ये डायरेक्शन पूछी जाती है, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी अपनी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, और ये नीचे वाली कौन सी होगी, अपनी सदर्न हेमिस्फीयर की। तो सदर्न हेमिस्फीयर की कोरियोलिस फोर्स के कारण जो ट्रेड विंड्स हैं या प्रेशर बेल्ट्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करी, सदर्न हेमिस्फीयर की करी अपनी ये वाली डायरेक्शन। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की विंड्स जो है कौन सी डायरेक्शन में मूव करी, साउथ वेस्ट की तरफ हो गई। ठीक है, तो ये डायरेक्शन बहुत बार पूछी जाती है। तो ये किसके कारण हुई, अपनी कोरियोलिस फोर्स के कारण हुई। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स किसके कारण हुआ, अपना अर्थ की रोटेशन के कारण हुआ। आगे समझ में कोरियोलिस फोर्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस। एक ही लेयर है, सीधी सी बात है, कौन सा है, ओजोन लेयर है। कौन से उसमें लाई करती है, एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच गैस इज नोन एज द टीयर गैस। टीयर गैस का मतलब क्या हो गया, उस गैस अगर आंखों में चली जाएगी तो आंसू आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सी गैस होती है, बताओ बताओ। वो जब भीड़ नहीं हो जाती, पुलिस वाले क्या बोलते हैं, आंसू गैस के गोले फेंको। ठीक है, वो यही होते हैं।
बताओ बताओ जल्दी बताओ, पक्का? क्वेश्चन देखो क्या है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम। देखो अमोनिया तो हो नहीं सकता, क्योंकि अमोनिया को प्रिजर्व करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, वो इतना ठंडा टेम्परेचर चाहिए, उसको वैसे लेके नहीं घूम सकते, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही घूमती है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट आती है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस भी अपने एनवायरमेंट में रहती है। मेन आती है ऑप्शन हीलियम। तो ऐसे क्या, एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, ठीक है। हीलियम गैस और कौन कौन सी है उसमें, कहाँ पे भरी जाती है बताओ? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है बताओ? पक्का हाइड्रोजन? इतनी इजीली अवेलेबल है क्या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन लाई इतनी ऊपर करती, हीलियम गैस भरी जाती जो गुब्बारे ना छोड़ते ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होती है अपनी हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। और हीलियम कहाँ पे भरी जाती है बताओ? हीलियम और कहाँ पे भरी जाती है? कहाँ पे? फूड प्रिजर्व में? वो तो देखो अलग अलग प्रिजर्वेटिव, वो तो कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, ठीक है। जनरली जो एरोप्लेन्स के जो टायर्स होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन और हीलियम का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद बताओ, उसके बाद जो अपने हॉस्पिटल जाते हैं ना, वो जाते ही वो मुंह पे मास्क लगा देते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें हीलियम भी मिक्स होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कुछ चीजें हैं। विच गैस इज यूज्ड इन द लाइटर, ठीक है। कौन सा लाइटर है? वो वाला लाइटर नहीं है जो हम गैस पे जलाते हैं, ये होता है वो सिगरेट वाला जो दुकानों पे लटका रहता है ना बाहर, ये वो वाला लाइटर है। तो कौन सा होता है? ब्यूटेन होता है इसमें, ठीक है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ब्यूटेन का? C4H10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बताओ बताओ बताओ। जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, कौन सी गैस के बारे में दे रखा है? हाइड्रोजन गैस, आर्गन गैस, मर्क्यूरी वेपर गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। आर्गन गैस जनरली यूज करते हैं इसमें, ठीक है। आर्गन गैस प्लस उसके साथ दूसरी गैस भी होती है, कौन सी गैस होती है बताओ? आर्गन प्लस 27% नाइट्रोजन गैस यूज की जाती है, ठीक है। मेनली गैस कौन सी होगी अपनी? आर्गन गैस होगी। और ये जो अपना ये जो मटेरियल होता है, ठीक है, किसका होता है ये? टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है। टंगस्टन का टेम्परेचर कितना हो सकता है मैक्सिमम? 3370 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसको यूज किया गया वहां पे, ठीक है। नहीं तो और किसी और को भी यूज कर सकते थे हम, ठीक है। तो ये कौन सी गैस होगी इसमें? आर्गन प्लस नाइट्रोजन होगी। अब मर्क्यूरी, जिसका आंसर तो आर्गन हो गया। मर्क्यूरी वेपर कहां पे यूज की जाती है? ट्यूबलाइट्स में यूज की जाती है, ठीक है। ट्यूबलाइट्स में कौन सी गैस यूज की जाती है? मर्क्यूरी वेपर्स यूज की जाती है, ठीक है। विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस अफेक्ट? पहले तो ये बताओ ग्रीन हाउस अफेक्ट होता क्या है, तभी तो पता चलेगा क्या होता है। देखो जब ऊपर से कोई भी रेज आई, सनलाइट की या फिर यूवी रेज या फिर कोई सी भी रेज मान लो जो सनलाइट आ रही हैं, वो क्या कर रही हैं? सरफेस पे टकरा रही हैं। अब सरफेस पे टकरा के वापस जाती हैं ऊपर। अब वापस जब जाएंगी तो अगर वो सारी गैसेस ऊपर चलेगी स्पेस में, तो यहाँ पे हीटिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि टकरा के क्या होगी? वापस चलेगी सारी, तो थोड़ी बहुत हीटिंग होगी। बट क्या हो रही है, जो गैसेज अपने एनवायरमेंट में है, एटमॉस्फेयर में है, वो क्या कर रही हैं? जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो गैसेज निकल रही हैं, ठीक है, उसको क्या कर रही हैं? वहीं पे एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो उस एब्जॉर्प्शन के कारण क्या हो रही है ना, उन गैसेज का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है।
और उस टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है, अपना एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए अपना क्या है ना, ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओजोन लेयर जितनी रेज को ऊपर रोक देता है वो उतना ही अच्छा होता है। अगर वो रोक नहीं पाया तो उतनी ज़्यादा यूवी रेज अंदर आएंगी और यहाँ पे एटमॉस्फेयर पे आएंगी, और गैसेस क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी, और वो क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। और टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो इफेक्ट किस पे नहीं पड़ता, हर चीज़ पे पड़ता है भाई, एग्रीकल्चर पे पड़ेगा, ग्लेशियर्स पे पड़ेगा, ठीक है, अपनी लाइफ स्टाइल होगी उस पर चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। तो विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस फिनोमेना बोल देते हैं। तो कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑल ऑफ द अबाव। तो आंसर बताओ ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सी है भाई, सारी है ना, सारी तो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। CO2 भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, इसके अलावा और कौन कौन सी गैसेज है बताओ भाई। ओजोन भी एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि सरफेस पे जो छोटी मोटी ओजोन रहती है थोड़ी बहुत, जरूरी नहीं है कि सारी ओजोन अपनी एटमॉस्फेयर में ऊपर, भाई यहाँ पे भी तो है, सरफेस पे भी तो है, तो वो भी काम करती है। उसके बाद वाटर वेपर्स भी है, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, और कौन सी है, CFC सबसे जो मेन है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे और भी बहुत सारी हैं छोटी मोटी, ठीक है। तो ये अपनी मेन जो गैस थी ग्रीन हाउस गैस। तो क्या हो गया, विच साइकिल शोज द मूवमेंट ऑफ वाटर। अब हर किसी की साइकिल को क्या अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल में हम क्या देखेंगे, कार्बन जो पार्टिकल होंगे उनका जो सर्कुलेशन होगा उसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल में। अब नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। जियोलॉजिकल साइकिल में क्या पढ़ते हैं हम बताओ, जियोलॉजिकल साइकिल में अर्थ का अंदर का जितना भी फिजिकल सरफेस या फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में कहाँ पढ़ते हैं हम, जियोलॉजिकल साइकिल में। जनरली हम रॉक्स के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रो मतलब वाटर हो गया, तो क्या पूछा यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ वाटर किस में पढ़ेंगे, अपना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में पढ़ेंगे। विच टू गैसेज आर हैविंग द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर, सबसे ज़्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है, तो 78 + 21% हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया अपने, 99% हो गया, ठीक है। तो यही था अपना एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। तो ये अपने जितने भी क्वेश्चन थे लगभग पिछले 1-2 साल में जो आ रखे थे वो सारे कवर कर लिए हमने, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। एटमॉस्फेयर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसी के टॉपिक के अंदर एक क्लाउड्स आ गया, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आता है क्लाउड्स, प्रेशर बेल्ट्स आ गई और रेनफॉल आ गई, ठीक है। ये तीनों टॉपिक्स इसी के एटमॉस्फेयर के। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, एटमॉस्फेयर अपना खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे अपना क्लाइमेट टॉपिक जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है।